हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का। जेईई मेन 2024 के एग्जाम में अब बहुत कम दिनों का टाइम बचा हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जाम देने बैठ रहे हैं और एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में आखिर किन चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए या ऐसी बातें जो आपको दिमाग में माइंडसेट करके जानी है ताकि आप अपने एग्जाम में अपनी पढ़ाई अपने बेस्ट एफर्ट्स के हिसाब से अपना बेस्ट आउटपुट निकाल पाए। ये जो बातें आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, ये कई सारे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस हमारे पास है और साथ साथ बहुत सारे बच्चों का फीडबैक है कि यार इस तरह के पॉइंट्स को अगर हमने एग्जाम में ध्यान रखा और इस थोड़ी सी प्लानिंग जो कि एकेडमिक नहीं है क्योंकि पीसीएम से इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन नॉन एकेडमिक होते हुए भी अगर दिमाग में थोड़ा सिस्टमैटिकली प्लान करके रखी जाए तो एग्जामिनेशन हॉल में सिस्टमैटिकली प्रॉपर तरीके से काम करते हुए अपने बेस्ट आउटपुट को निकाला जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जेईई मेन का एग्जाम जो आपके 90 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, 30 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उन 30 में से भी 10 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के हिसाब से होते हैं, जिनमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। यानी 75 क्वेश्चन आपको प्रॉपरली एग्जाम में अटेम्प्ट करने का मौका दिया जाता है और 75 क्वेश्चंस पे सिस्टमैटिकली हर क्वेश्चन के हिसाब से राइट अप्रोच होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सी बार स्टूडेंट्स में ये चीज देखी जाती है कि अगर पेपर को वो स्टार्टिंग से लास्ट टाइम तक बिल्कुल राइट अप्रोच करते हुए क्वेश्चन को स्ट्रेटेजी प्लान करते हुए अटेम्प्ट करते हैं तो उनका पेपर ना तो छूटता है ना पेपर में उनको कहीं ऐसा फील होता है कि हमें टाइम कम पड़ गया है, क्योंकि 3 आवर्स के हिसाब से मोस्टली पेपर बनाया जाता है। लेकिन कई बार पेपर में सिस्टमैटिकली राइट अप्रोच ना होने के कारण या तो क्वेश्चन में गलतियां होती हैं, सिली मिस्टेक होती हैं, या फिर क्वेश्चन में पेपर के अंदर क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं, छूट जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेपर के अंदर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हमेशा क्वेश्चन को बहुत आराम से कूल माइंड होकर पढ़ना चाहिए। कई बार हमने बच्चों को देखा है कि बच्चे थोड़ी सी एंग्जाइटी में आते हैं कि जल्दबाजी में क्वेश्चंस पढ़ते हैं और क्वेश्चन के कंसेप्ट को बहुत अलग तरीके से देखते हैं और आंसर भी उनको कई बार चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई मिल जाता है और वो सोचते हैं क्वेश्चन सही है, जबकि घर जाके देखते हैं कि क्वेश्चन गलत था। ध्यान रखिए, क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हैं पेपर के अंदर आपको बहुत कूल माइंड होकर के, बहुत काल्म होकर के क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि जैसे हम क्वेश्चन को सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं दिमाग में उसकी इमेज बनती है और हमारा दिमाग उसका रेस्पॉन्स देना चालू करता है। 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए स्टार्टिंग का जो 1 आवर होता है और लास्ट का जो 1 घंटा होता है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरुआती 1 आवर के अंदर पूरी प्लानिंग आपको पेपर की ऐसे करनी होती है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और लास्ट के 1 आवर में पेपर को सिस्टमैटिकली वाइंड अप और रैप अप करने के लिए आपको बिल्कुल सिस्टमैटिकली प्लानिंग करनी होती है। इसलिए शुरू का 1 आवर और लास्ट का 1 आवर आपको बहुत ज्यादा सिस्टमैटिकली तरीके से चलना होगा ताकि आप पेपर को स्टार्टिंग से ही एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग के हिसाब से अटेम्प्ट कर पाए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जब कुछ क्वेश्चंस उनके सामने ऐसे आते हैं, शुरू के 4 क्वेश्चन या शुरू के 2-3 क्वेश्चन में से भी लगातार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीरियल वाइज उनको नहीं आ पाए या फिर टफ रहे और वो ये मान के बैठ जाते हैं कि पेपर तो पूरा टफ है और बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करिए, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगातार ऐसे लग रहे हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि टफ है और आपसे बनने की कंडीशन में नहीं है, तो उसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आगे के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा टफ होंगे और आपने मेंटलिटी ये बना ली कि पेपर बहुत टफ लेवल पे आ गया, जबकि आगे जाकर देखा तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो हमसे होने की कंडीशन में भी हैं और टफ भी कम है, इजी है या मॉडरेट है, और हम स्टार्टिंग से पेपर को टफ मान के बैठ गए जिस कारण से प्लानिंग अच्छी नहीं हो पाई। और एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि कई बार बच्चे कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन से एग्जामिनेशन लेने जाते हैं कि मुझे तो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है, और जब वो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए कुछ सीरियल में क्वेश्चन ऐसे में फंस जाते हैं जो क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाते और उनको लगता है कि यार हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं, और वो अननेसेसरी के पैनिक प्रेशर में आ जाते हैं और दिमाग अननेसेसरी के प्रेशर में आने के कारण आगे सिस्टमैटिकली काम नहीं कर पाता और पेपर में आते हुए क्वेश्चन भी उनसे छूट जाते हैं या फिर वो नहीं हो पाते हैं। कभी भी पेपर के अंदर आप इस ओवर एक्सपेक्टेशन से नहीं जाइए कि हमें इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है। अननेसेसरी में कई बार देखा जाता है कि बच्चे जो उनका एक फीडबैक रहता है, या बहुत सारे अच्छे बच्चे भी होते हैं या मीडियोकर बच्चे भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि 170, 180, 190, 200 क्वेश्चन के नंबर्स के क्वेश्चन तो हमसे होने चाहिए जो अभी तक होते आ रहे हैं, और कुछ 4-5 क्वेश्चन नहीं होने के कारण वो पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, पैनिक प्रेशर में आ जाते हैं। कभी भी पेपर के अंदर पैनिक प्रेशर में नहीं आना चाहिए। कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी
एंजाइटी हो गई है, लगातार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जो नहीं हो रहे और कॉन्फिडेंस हमारा हिल चुका है, तो उस समय थोड़ी सी लॉन्ग ब्रीथ लेकर के, दिमाग को कूल रख करके, काल्म रख करके हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं 1 या 2 मिनट, ताकि दिमाग हमारा प्रॉपर तरीके से वापस से चार्ज हो जाए और फिर हम सिस्टमेटिकली पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी प्लानिंग अच्छे से कर पाए। पेपर अटेम्प्ट करते समय आपको यह भी ज्यादा ध्यान रखना है कि किसी क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ क्वेश्चन हमसे लगते हैं कि हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे कुछ क्वेश्चन को ईगो में ले लेते हैं कि यार ये टॉपिक तो मेरा पढ़ा हुआ था, यार ये क्वेश्चन तो पहले मेरे से हो गया था लेकिन अभी नहीं हो रहा, चलो मैं करके देखूंगा। और ऐसा करने पर, ईगो पे लेने पर कई बार उनका बहुत ज्यादा टाइम भी किल हो जाता है और वो क्वेश्चन होता भी नहीं है। ध्यान रखिए, एक टाइम बाउंड का फ्रेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब 3 आवर्स का पेपर होता है तो टाइम की फ्रेमिंग जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को टाइम बाउंड लेकर के चलें। जिस क्वेश्चन को जितना टाइम देने की नीड है उसको उतना ही टाइम दिया जाए, क्योंकि पेपर के अंदर इजी क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, टफ सेट वाले क्वेश्चन भी होंगे। लेकिन आप ये कोशिश करिए, सबसे पहला जो 1 आवर है आपको उन क्वेश्चन पे ज्यादा अच्छे तरीके से लगाना चाहिए जो आपसे बेस्ट तरीके से होने की कंडीशन में होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के 1 आवर में अगर आप बेस्ट तरीके से जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा अच्छे आते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, अगर आप उसको राइट अप्रोच करके शुरुआत से ही उन क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली अटेम्प्ट करेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, वो ना केवल आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे बल्कि आपकी स्पीड को भी ग्रो करेंगे। और जो आपका मेंटल स्टेट स्टार्टिंग के 1 आवर में बन गया, चाहे वो कितना भी अच्छे लेवल पे पॉजिटिव होगा, वो आपको सपोर्ट आगे के 2 आवर में पेपर अटेम्प्ट करने में देता है। अमूमन तौर पे हमने देखा भी यही है कि बहुत सी बार बच्चों में हमने कई बार ये चीज देखी है कि वो प्लानिंग अगर पेपर की सही कर लेते हैं तो 3 आवर्स के अंदर वो अपने बेस्ट आउटपुट तक पहुंच जाते हैं। पेपर अटेम्प्टिंग वे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टाइम फ्रेम आप करके चल रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज भी आप टाइम फ्रेम कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है या जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, आप चाहे तो उससे शुरुआत भी कर सकते हैं। पेपर के अंदर हमेशा जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसी के हिसाब से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। कभी भी पेपर के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए कि हमें एक्सपेरिमेंट करने से बचना चाहिए। एक्सपीरियंस जो हमारा है उसी के अकॉर्डिंग हमें फायदा उठाना चाहिए। जब भी हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें यह भी सोचना है कि कई बार हमने बच्चों से ही सुना है कि सर तुक्के मार रहे हैं हम, या फिर हम लूज हैंड से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। कोशिश रहे कि तुक्का मारना, क्योंकि बच्चों की लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूं, तुक्का मारना या फिर लूज हैंड पे क्वेश्चन को ज्यादा अगर अटेम्प्ट करने की नौबत आ ही रही है तो उसमें यह भी देखिए कि 50% जो प्रोबेबिलिटी है वो उसकी कम से कम आपकी सही होने की हो। यानी अगर जैसे हम बात करें एमसीक्यू में 4 आंसर आपको दिए, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपके नील हो गए हो, आपके हट गए हो, बाकी 2 बचे हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस में हम तुक्का मारने की प्लानिंग है लूज हैंड के हिसाब से कर सकते हैं। ज्यादा इस तरह की प्लानिंग में मत रहिएगा कि तुक्का मारेंगे, इतने क्वेश्चन में अगर तुक्का मार दिया या लूज हैंड से अटेम्प्ट कर लिया तो इतने नंबर तो आ जाएंगे, अगर -B हुआ। ये कैलकुलेशन कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इस कैलकुलेशन में बहुत सी बार बच्चे फंस जाते हैं। एक बात और आपको यहां पर यह ध्यान रखनी है कि कई क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर ऐसे भी सामने आते हैं जो पहले अटेम्प्ट में ही हमसे होने की कंडीशन में होते हैं, या हमें लगता है कि पढ़ते ही ये क्वेश्चन हमसे आसानी से हो रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि यार इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है जो कि पढ़ते ही हो रहा है, और उसमें हायर कंसेप्ट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करते हैं और टाइम भी निकलता है और वो क्वेश्चन बाद में पता चलता है कि बहुत ईजी कंसेप्ट से सॉल्व हो रहा था, आंसर भी मिल रहा था। कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन पढ़ते ही आपसे सॉल्व हो रहा है तो उस पर हम अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे ना हिला दें कि यार ये क्वेश्चन तो इतना आसान थोड़ी आ सकता है और हम उस पर हायर कंसेप्ट लगाएं। बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कोई फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे पहली बार में पढ़ते ही, अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट, कंसेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग है तो होने की कंडीशन में होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। उसको बहुत आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बोला, ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कंपैरिजन में जो क्वेश्चन आपसे राइट अप्रोच से बेस्ट तरीके से हो पाए उन्हीं क्वेश्चन को आपको स्ट्रेटेजी प्लानिंग करके अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि 75 क्वेश्चन हर किसी बच्चे के लिए नहीं होते हैं। 75 क्वेश्चन में से जितने बेस्ट क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो सकते हैं वो क्वेश्चन उन 3 आवर्स के अंदर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो, उनका आउटपुट आपका ज़्यादा आने की कंडीशन में बन सकता है। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि ईजी क्वेश्चन को फिल्टर करने की कोशिश करिए। पेपर के अंदर ईजी, टफ, मॉडरेट हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चंस जो आपसे होने की कंडीशन में होते हैं उनको आप पहले अटेम्प्ट करिए। वो क्वेश्चन जो आपको लगता है कि होने की कंडीशन में बन सकते हैं लेकिन अगर आपको ऑन द स्पॉट दिमाग में नहीं आ रहे, उनको मार्क ऑफ रिव्यू में आप जरूर डाल के रखिए। मार्क ऑफ रिव्यू वाले क्वेश्चन को कोशिश ये करिए कि जब पेपर के अंदर आपका लगभग
2 आवर्स से 3 आवर जो लास्ट का टाइम होता है उसमें मार्क और रिव्यू वाले क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि मार्क और रिव्यू वाले क्वेश्चन में से, मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बनने की कंडीशन में आपकी होते हैं, लेकिन उस समय आपसे नहीं बन पाते हैं। बाकी आपको ये बोलूंगा, टाइम वॉच आपके साथ में चलती रहती है। टाइम वॉच को ये बार बार देखना कि इतना टाइम रह गया, इतना टाइम रह गया, इस प्रेशर में मत आइएगा, लेकिन हाँ टाइम बाउंड करके पेपर को फ्रेम करके सिस्टमेटिकली अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओवर एंजाइटी से प्लीज बचिएगा, अननेसेसरी के एक्सपेक्टेशन के लोड से बचिएगा। आप ये सोच के जाइए आज मेरा पेपर है, मुझे पूरे अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा करके अपने बेस्ट एफर्ट से अपना बेस्ट आउटपुट निकालना है और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। इस मेंटालिटी से केवल आपको पेपर में अटेम्प्ट करना चाहिए। अननेसेसरी के जो ओवर एक्सपेक्टेशन है, इसके पैनिक प्रेशर से बचिएगा, लेकिन क्वेश्चन राइट अप्रोच सिस्टमेटिकली अटेम्प्टिंग वे में करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। गाइस अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, प्रॉपर एफर्ट्स लगाते रहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लानिंग पेपर के लिए कर चुके हैं, आपका कितना अच्छे तरीके से मेहनत हो चुकी है, क्या टारगेट आखिर आप मार्क्स के हिसाब से प्लान कर चुके हैं और आपके एफर्ट्स किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू very much।